बनाया था एक सीक्वेंस है, सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से जाएगा? फोकस से। ठीक है, पहला रूल। दूसरा बोल दो, सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तीसरा देख लो, सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो वापस हो जाएगा। समझ रहे हो? नॉर्मली इंसिडेंस है वो। यस सर। हाँ, उसके बाद फोर्थ में क्या है? सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, आया, थीटा एंगल बनाया और थीटा एंगल बना के वापस आ गया। ये क्या है? मतलब रूल है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हम लोग इसी के हेल्प से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। कहने का इमेज फॉर्मेशन सीखने का क्या मतलब है मैं तुम्हें बता रहा हूं। उधर में है लिखो ना यार पहले। ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि पिछला जहां से हमने छोड़ा सा वहां से कनेक्ट कर लिया आप लोगों को। पिछले लेक्चर में जहां तक बात हुई थी 2-4 मिनट रिवीजन कराना होता है ना, तभी तो लगेगा कि तो नहीं लिखना। लिख चुके हो ना यार, ऑलरेडी नोट्स बना चुके हो ना? नहीं लिखना है, बस ऐसे ही सुन लो। नहीं, हाँ ये हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? ये सी है, ये एफ है, ये पी है। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? इनफिनाइट। इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का मतलब यहां खड़े हो और वहां चिराग जल रहा है। अब ये मुंबई सऊदी अरब नहीं, और सऊदी अरब चिराग जल रहा आपको दिख रहा है? अरे ऐसा नहीं। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर है। समझ आ गया? अब सुनो, ध्यान से सुनना, तभी समझ आएगा। और कई बार से हम बोलते आ रहे हैं, जब अगर रे इनफाइनाइट से आता है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। इस बात को समझना है। वहां चिराग जल रहा है और यहाँ पे पिद्दी सा मिरर लेके ऐसे खड़े हो तो रे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मैं सोचो यहाँ पास में रहेगा तभी। मान लो इस जगह पे अगर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं यहाँ पर और ये बल्ब जल रहा है तो रे इधर से ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये वाला है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इतना छोटा, तो जो भी रेज भी यहाँ से जो भी आएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। ये कॉन्सेप्ट है और इस बात को आप फील भी कर सकते हो। बहुत दूर है यार, अगर बहुत दूर चिराग वहां जल रहा है, रेज आएगा तो ऐसे वैसे थोड़ा ना आएगा, नाचते डांस करते चिपकाओ ऐसे थोड़ा ना आएगा। जो भी आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। समझ आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? पहला ऑब्जेक्ट क्या बताओ? इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट से रेज आएगा तो पैरेलल ही आएगा और नाटक करते हुए नहीं आ सकता है। नाटक करते हुए नहीं आने का मतलब फोकल लेंथ से नहीं आ सकता है, यहां से एंगल बना के नहीं आ सकता है, या रेडी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आ सकता है। आने आएगा तो ऑलवेज ऐसे ही आएगा। ठीक है? अब ये देखो ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट। ये देखो ये आपका सी हो गया, ये एफ हो गया, ये आपका पी हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का मतलब ऑब्जेक्ट यहां भी निकालो तो इनफाइनाइट थोड़ा ना होगा, बस पैरेलल रेंज ले लो। अरे बोलो ना, इनफाइनाइट में दिख रहा है तो वो इनफाइनाइट कैसे होगा? यहां पे तुमने ऑब्जेक्ट ले लिया वो तो दिख ही रहा है, तो ये इनफाइनाइट का क्या मतलब? तो दूर है, ऐसा समझ लो दूर है। तो सिर्फ इनफाइनाइट से क्या आ रहा है? रेज आ रहा है। देखो एक रेज आ गया, दूसरा ये रेज आ गया, आ रहा है। और भी ले सकते हो। अब हमने आपको बोला था एक पॉइंट का इमेज बनने के लिए मिनिमम कितना रेज ले आओगे? दो रिफ्लेक्टेड रे। प्लेन मिरर में जब हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था, ये पॉइंट है, एक बल्ब है, तो हमने बोला था इसका इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत होती है। मान लो एक ये वाला रे हुआ, ये वाला, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा ऐसे डालिए तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलता है वहीं पर इमेज बनता है। तो रियल में आगे को कभी मिलेगा नहीं, पीछे मिलेगा। हाँ, ये यहाँ पर मैंने इसका तरीका भी बताया था। यस सर, कि इतना डिस्टेंस हो। हाँ, पहले ही कैसे बनाओगे? देखो ये थोड़ा अच्छा नहीं बना ना,
मैंने बोला था यहाँ से पहले इंसिडेंट को ला दिया, फिर डॉट डॉट लेकर आओगे, फिर थोड़ा अच्छा बन जाएगा, देखने में भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए आपको रिफ्लेक्टेड रे कितनी चाहिए? 2, और भी ले सकते हो। और देखो यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। यस सर, एक बार इंसिडेंट ठीक है। अब सोचो इस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रूल क्या कहता है? फोकस से पास करेगा। फोकस से पास करेगा। बन गई है। और यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टर पे हकीकत में मिल रहा है, तो वहाँ पे सर रियल इमेज बनेगा। हाँ, यही तो ये उस पिछले बार भी हमने सिखाया था, जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे हकीकत में मिले, इस सिचुएशन में देखो एक्चुअल में मिल रहा है, और यहाँ पे जबरदस्ती मिला है। उसमें प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। जबरदस्ती मिलाने का मतलब समझ रहे हो? ये अगर हकीकत में ये आगे बढ़ा के कभी मिलता नहीं लगा ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये पीछे मिरर के पीछे मिल रहा है, इसको बोल रहे हैं ये हकीकत में 2 रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती मिला है। यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलता है, तो जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिलता है वहाँ पे कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज। और जहाँ पे मिलता हुआ मालूम पड़ता है तो वहाँ पर कैसा बनता है? वर्चुअल। कुछ फंडा क्लियर हुआ? एक और मैं करा दे रहा हूँ, बाकी ये बाद में कराएंगे। ये जो चीजें है ना, अब इम्पोर्टेंट समझ आया जो हमने रूल बताया है। अब देखो ये सी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका पी हो गया। चलो हम इस पर ले लेते हैं। कहाँ ले लिया हमने ऑब्जेक्ट? सी पर, सेंटर कर दिया। तो रियल में होता है क्या? चलो एक पैरेलल ले लेते हैं। ये कहाँ से जाएगा? फोकस से चला गया, ठीक है। दूसरा कहाँ से लेना चाहते हो? फोकल लेंथ से गुजार लो। फोकल लेंथ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यस सर। बोलो ना। यस सर। वो मैंने स्केल वगैरह सब देखो, हमने यहाँ पर क्या ध्यान दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लो अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो अगर ये कितने का है? 2 मीटर का, समझ रहे हो? तो उतना ही बड़ा बस पलटी मार देगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा उसी के हिसाब से बने, इसीलिए मैं रेंज दे रहा था। मान लो इधर कहीं मिल रहा था ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने अभी तो समझाना है ना। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है। अब देखो यहाँ पर जो हमने इमेज बनाया, एक कैसा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है, और दूसरा कैसे जा रही है? फोकस से। और ये एरो दिखाना बहुत जरूरी है। इमेज बन गया। तो जो भी आपको 4 रूल बताया गया है, जहां पर जो लग जाए उसको लगा के हम लोग इमेज बना लेंगे। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी अब देखो मतलब एक्चुअल में मिल रहा है तो कैसा इमेज बनेगा? रियल। और रियल में हमने आपको बताया था रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है। लिटरली नहीं बनता इन्वर्टेड। यस सर। इन्वर्टेड का मतलब पलटी मार देना। ये ऐसे ऐसे मान लो आप खड़े हो गए तो आपका मुंडी कहाँ चला जाएगा? नीचे यही होगा ना। यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये जो दिखता है ये भी रियल है, ये भी रियल है, लेकिन इन्वर्टेड है, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइड है। तो यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हो कि ये इन्वर्टेड है, लेकिन रियल में ये भी इन्वर्टेड ही है एक तरीके से, समझ रहे हो ना। लेकिन रियल भी इन्वर्टेड का कहाँ से आ गया? यहाँ से। अब हम लोग अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज बनाएंगे। कॉनकेव मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अलग अलग सिचुएशन पे रखने का, ऑब्जेक्ट रखने का मतलब क्या है? सबसे पहले वाले सिचुएशन में इनफाइनाइट थे, दूसरे वाले सिचुएशन में सी के जस्ट बगल में रख सकते हैं, थर्ड वाले सिचुएशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फोर्थ वाले सिचुएशन में सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिफ्थ वाले सिचुएशन में फोकल लेंथ पे आके खड़े हो जाएंगे, और जस्ट उसके बाद वाले सिचुएशन में फोकल लेंथ पोल के बीच में रखेंगे। और ऐसा तो उसके बाद वाला तो कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो पोल पे ही खड़े हो गए मिरर के ढेर। समझ आ रहा है क्या? तो अलग अलग सिचुएशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और इमेज कहाँ बनेगा और इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, समझ रहे हो? ये आपके बुक में पूरे अच्छे से दिया है। तो वो बात इतनी हमने बात बता दी। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे बुक को, एक एक बात आपको समझ आने वाला है। अब ये कॉनकेव मिरर के लिए भी इमेज फॉर्मेशन
ये जो आपको रूल बताया गया उसी के हेल्प से हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी जो ये रूल बताई गई है उसमें भी हम लोग इसी से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज बनाता है उसी के हिसाब से उसके एप्लीकेशन का भी फील आएगा। नहीं समझ आया? अगर आपको समझ आ गया कि कॉन्केव मिरर ऐसा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा इमेज बनाता है, उसी के हिसाब से उसका एप्लीकेशन है। अगर हमें पता है कि ये मिरर ऐसा इमेज बनाता है तो ये मिरर ऐसा इमेज बनाता है, तो कहां पर, जैसे मान लो गाड़ी में हम लोग साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, सेविंग करने में यूज करते हैं, तो जो जिस नेचर का वो इमेज बनाता है उसी के हिसाब से हम लोग उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं। कुछ समझ आया? तो रियल में फील आनी चाहिए भाई, ये ऐसा बना रहे हैं तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन भी जो बुक में है ना वो उसी से समझ जाओगे, अच्छा ये इस जगह पे ऐसा यूज होता है, हमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो इस तरह के इस नेचर का कौन ऐसा मिरर है जो इमेज बनाता है, तो रटने से नहीं होगा, फंडा क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ समझ आया पक्का? इसका जो अभी हमने 4 रूल बताया उसकी इंपॉर्टेंस एकदम 100% फंडा क्लियर हो गया। अब हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या डालोगे? वही रिलेशन बिटवीन डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड हाँ देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आपको जब हम स्टार्टिंग से ही जब स्फेरिकल मिरर हमने बताया था, पढ़ाया था, तो मैं बोलते ही आ रहा हूँ आप लोगों के स्टार्टिंग से क्या बोलते आ रहा हूँ कि ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये आपका सी है, ये आपका पी है और ये आपका एफ है। इस वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? बोलो बोलो ना, अरे तो बोलना पड़ता है, नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट हमने कर दिया। और इस वाले लेंथ को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर। इसका मतलब क्या है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 20/2 यानी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही है। अब इसी बात को हम लोग प्रूफ करेंगे और लिख लो। क्या लिखोगे? बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को लिख लो, तभी तो आप जब रिवीजन करोगे तो आपको समझ आएगा। बोर्ड में ये आएगा प्रूफ करने के लिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है उसको प्रूफ करके दिखाइए। हो गया? लिख लियो। चलो सुनना है। अब ये जो है ये फिजिक्स R/2 को रियल में फील करने के लिए, समझने के लिए एक और बात है, हालांकि वो 10th के बुक में तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो बात ये है कि रियल में जो रेज होता है कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक क्या होता है बोलो? पैरेडियल रेज और मार्जिनल रेज। दोनों में फर्क क्या है? इन सब पैरेलल रेज होता है ना वो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेज एकदम पास जाके, और जो मार्जिनल रेज है ना वो प्रिंसिपल रेज से थोड़ा दूर होता है। हाँ, मार्जिनल का मतलब ही आप थोड़ा मार्जिन लेकर गैप ऐसा समझो। इसका मतलब क्या है? हम 2 रेंज बना रहे हैं, सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, 2 रेंज बना रहे हैं और आपको बताना है कौन मार्जिनल रेंज है और कौन पैरेलल रेज। हमने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट हम लोग किसके हिसाब से थोड़ा। अच्छा एक और बात, जो वर्ड होता है ना उससे भी अंदाजा लग जाता है, ध्यान दिया आपने? कभी कभी आप फिजिक्स का किसी टर्म का या कोई वर्ड हो ना उसको अगर हिंदी मीनिंग भी देख लेते हो ना या थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा बहुत बातें समझ आ जाता है, कुछ आइडिया तो जरूर लग जाता है। अभी देखो आप ऐसे ही बोलो, मार्जिनल में मैंने क्या बोला? मार्जिन। और पैरेडियल मतलब पास। हाँ पास। अब सोचो 2 रेंज में बनाना और आपको बताना है पहला रेंज ये,
मार्जिनल रेज। फिर मार्जिन मैं एक उधर ले लेता हूँ और मान लो मिरर को बढ़ा के अभी कैसे दोनों दिया रहे तब तो यस सर। बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए दे रहा हूँ। ऐसा अभी कैसे बोल सकते हो? मान लो मैं रेज एक और रेज इसके ऊपर ही ले लूँ तब तो वो मार्जिनल रेज हो गया। अब दूसरा देखो, बोलो वो कौन मार्जिनल है? ऊपर वाला मार्जिनल है। मार्जिनल रेज है, मार्जिनल रेज, ठीक है। यस सर। और नीचे वाला क्या है? पैरेक्सियल रेज। मेरे अच्छे बच्चे, बड़े मंजिल के मुसाफिर हो आप लोग, छोटे छोटे बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा, तभी मजा आएगा। अब इस ऐसा नहीं है अभी, अब रियल और अच्छा बताऊंगा कि रियल में मार्जिनल रेज एंड पैरेक्सियल रेज में फर्क क्या है। इतना बात तो समझ आए। दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ, ऐसा समझो कि कुछ अगर प्रिंसिपल एक्सिस एंड जो रेज आ रहा है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे दिया, हालांकि देगा नहीं 10th लेवल में। इसका मतलब अगर 12th में जब जाओगे ऐसा कभी देगा तो आपको समझना है कि वो मार्जिनल रेज, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ये बातें समझ आ गया कि ये आपका मार्जिनल रेज है और ये आपका पैरेक्सियल रेज है। ध्यान से सुनना, और अभी जो प्रूफ कराऊंगा उस बात को हम लोग यूज करेंगे। अभी जो बात बताऊंगा, जो भी बात बताऊंगा, अभी इस बात को जब हम लोग प्रूव करेंगे उसमें उसको हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसको हम लोग यूज करेंगे। सुनना क्या है वो रियल में। अब फिर एक और लिखते भी जाना है, जो बात अभी बताऊंगा उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। इस वाले पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? युवराज। युवराज साहब सुनना ध्यान से। इस वाले नाम का हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट का नाम क्या दे रहे हैं? ए। और इस वाले पॉइंट का नाम हम क्या दे रहे हैं? बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, पोल अलग है, ये पोल अलग है। पोल तो ये है, यस सर, पोल ये है और ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। बी मेरे भाई, पॉइंट ए एंड पी, पॉइंट ए एंड पी बहुत पास पास है। ऐसा समझ लो कि पैरेक्सियल रेज का क्या मतलब है? पोल एंड जिस पॉइंट पे आके लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जहां पे आके लाइट गिर रहा है, वो एकदम पास पास होना, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो ना के बराबर है। समझ पा रहे हो क्या? अगर ये वाला डिस्टेंस ना के बराबर होगा, जाहिर सी बात है जो रेज आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास है। सोच के देखो। यस, सोच के देखो। अब सोचो, अब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ए बी नहीं, पी बी। अगर रेज पैरेक्सियल है तो ए एपी, एपी मतलब ये वाला डिस्टेंस, यस सर, नेग्लिजिबल, ठीक है ना, नेग्लिजिबल। लेकिन यही अगर मैं बात करूं कि अगर ये मार्जिनल रेज है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वो क्या हो जाएगा? पी बी। ये कुछ होगा 2 मीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर या 1 mm, कुछ डिस्टेंस होगा। मीन्स कहने का मतलब ए एंड पी को सेम पॉइंट लिया जा सकता है अगर ये रेज पैरेलल हो तो। कभी मान लो हमें जरूरत पड़ गया पी को ए लेने का तो लिया जा सकता है, लेकिन ये जो बी पॉइंट है और पी पॉइंट है, अगर ये वाला रेज मार्जिनल है तो ये दोनों पॉइंट कभी भी एक नहीं हो सकता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। समझ आया? इतना तो सोचना ही पड़ेगा। अगर अच्छा रटने से तो कुछ होता नहीं है मेरे भाई। अगर आपको सीखना है कि ऐसा ही क्यों होता है तो इसका यूज करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, जब हमें जरूरत पड़ेगा पी पॉइंट को ए मान लेंगे या ए को पी मान लेंगे, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। और क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि ये रेज कैसा है? पैरेलल रेज है और प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, इसीलिए पैरेलल रेज है। समझ आ गया पक्का? चलो अब सुनना है ध्यान से। अब और पढ़ना क्लियर हो? यस सर। ये रियल में 12th क्लास में ये वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन मेरे भाई ऐसा समझ लो कि जो 10th में जो भी रूल पढ़ाया जाएगा, जो भी बातें बताई जाएगी, भले ही लिखा नहीं है लेकिन रियल में रेज कौन है आपके लिए? बोलो। हाँ, समझ पा रहे हो क्या? रियल में आपके लिए रेज कौन सा है? पैरेक्सियल रेज है। भले ही बुक में मेंशन नहीं है लेकिन सब कुछ आपके लिए जो कुछ भी पढ़ोगे वो सारे के सारे कैसे रेज होंगे? पैरेक्सियल रेज होंगे। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये
ये हो गया सी, ये हो गया एफ, और ये क्या हो गया ई। ठीक है, तो आ रहा है रेज, रेज कैसा है पहले के लिए, या क्या बोल दूं, मान लो ये पी है, ये ए है, ए एंड पी क्या लिख दो इसके लिए, पास पास, मतलब एकदम पास पास नहीं है, मतलब पास है, तो बहुत पास पास है। ये भले ही इतना दिखा रहे हैं लेकिन मैं समझ रहे हो क्या, पक्का फील हो क्या कहना चाह रहे हैं भले, क्योंकि भाई दिखेगा कैसे और आप लोग भी कैसे दिखेंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जा रहा है, कहां से जाएगा, फोकस, कहां से जाएगा, फोकस, चला गया फोकस। ठीक है, आ रहा है, चला गया। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जिस पॉइंट पे लाइट आके इंसिडेंस हो रहा है उसको वहां से डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा, वो भी ठीक है, तो ये भी थीटा, यस सर, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। अरे अच्छे बच्चे, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, यस, हम ये नहीं पूछे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, ये अरे पैरेलल लाइन होता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होता है। एंगल इक्वल होता है, अरे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ए बी पैरेलल टू बीसी, सीडी है, इसका मतलब ये वाला एंगल मान लो हो गया, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। तो मेरे अच्छे बच्चे, ये वाला रे और ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है, यस सर, मतलब अल्टरनेट एंगल है। आप सोचो, ये थीटा तो ये भी थीटा, यहां तक समझ आया, वो तो पहले से ही हमें पता था। यस, अरे क्योंकि ये नॉर्मल है, यस, इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, मान लो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना के चला जाएगा। इसका मतलब अब आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, मान लो इसको कोई एक पॉइंट नाम दे देते हैं, क्या क्या हमने ले लिया, ए ले लिया, इसको बी ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम ले लिया हमने समझने के लिए। ठीक है, अब देखो एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACF, क्यों, वो अल्टरनेट तो है, लेकिन ऐसा भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि BA पैरेलल टू CP, BA पैरेलल टू CP, या ऐसा भी और लिख दो तो और अच्छा है, मतलब समझ सकते हो, आप खुद से लिख सकते हो। आप लिख लो कि एंगल BAC एंड एंगल ACF आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं इंटीरियर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अल्टरनेट एंगल है, और हमने इक्वल लिख दिया, इक्वल होने क्यों इक्वल हमने लिख दिया, क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि मान लो दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो ये एंगल इससे इक्वल नहीं होगा, इसीलिए तो बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल इसको अल्टरनेट एंगल बोलोगे, भले ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन, ये वाला पैरेलल नहीं है, लेकिन इस एंगल को अल्टरनेट एंगल हम लोग बोलेंगे, लेकिन इक्वल नहीं होगा, पैरेलल लाइन में इक्वल हो जाता है, यही तो बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस सिचुएशन में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाएगा तो सोचो ये दोनों पैरेलल नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा, कुछ समझ आया, यस सर, फील हुआ, मजा आया। इसका मतलब ये रीति रिवाज आपने निभा लिया, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसका मतलब अब एक और चीज देखो, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAF, क्यों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलो, यस सर, आने वाला एंगल मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। दो बातें समझ आ गया, यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो सर, चलो ये बहुत बढ़िया। अब कितने अच्छे बच्चे, ट्रायंगल तो दिख रहा है ना आप लोगों को, जरा देखो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ACF। अब इस ट्रायंगल को हम यहां बना लेते हैं, देखो ये दो एंगल बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब CF इज इक्वल टू FA,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से पढ़ाया जाता है ना। यस सर। मेरे भाई ये देखो ये एंगल ये मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का होगा, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अगर मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यस सर। सेम सिचुएशन वही हमने लिया है, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है CF इक्वल टू FA या AF। यस सर। बोलो ना। यस सर। पक्का? पक्का। सच में समझ आया? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। अब सोचो, सोचो ध्यान से, ये तो आपको समझ आ गया कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ और लिख दो, मान लो, चलो और लिख लेते हैं, एंगल ACF इज इक्वल टू FAC। यस सर। इस ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, इसको इसके इक्वल हमने लिख दिया। इसका मतलब इस ये जाहिर सी बात है लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू FA। देख लो। अब फिर जो इससे पहले हमने सिखाया था, ये वाला पॉइंट इसके बहुत पास है, समझ पा रहे हो? ये जो A पॉइंट है, A P के पास है, बहुत करीब करीब है। तो मेरे अच्छे बच्चे सोचो, ध्यान से सुनना, ये देखो, ये एक पॉइंट है, दूसरा एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट है और इस वाले को ऐसे मिला दो और इस वाले को भी ऐसे मिला दो, समझ पा रहे हो? तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा ना। यस। ध्यान से सुनना, ये मान लो बहुत बड़ा है, मान लो 1 मीटर का है और एक यहाँ से ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। लेकिन इसी पॉइंट को बहुत दूर लेकर चले जाओगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। सोचो, ये मान लो ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है और पॉइंट यहाँ है, समझ आया? यस। पॉइंट यहाँ है, तो देखो ये, फिर यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों को पॉइंट के बीच का बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। पक्का फील हुआ? यस सर। या ऐसा समझ लो, इसको बहुत छोटा ले लो, ये वाले को छोटा, और ये डिस्टेंस कम रखो, तो भी एक ही बात होगी। मैं इसको इतना छोटा ले लेता हूँ, ये और मैं ये वाला पास में ही डिस्टेंस ले लेता हूँ, मतलब पास में ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। ये चीजें सोचने से ही आता है और बुक से समझ नहीं आती। ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये बुक में लिख के कभी 5 बार भी पढ़ लोगे, आ जाएंगे भाई लोगे, लेकिन ये चीजें जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे, समझ आया? लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, हम दिमाग से काम ले रहे हैं। चमका, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमने क्या बोला, या तो इसको बहुत छोटा रखो और इस वाले को एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो, उसको पास में रखो, तो भी ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, AB जो क्या हो जाएगा, AC होगा, ठीक है। या इसको तुम बड़ा रखो और ये जो पॉइंट कंसीडर करो बहुत दूर ले लो, तो भी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हम लोग इक्वल ला सकते हैं, ले सकते हैं और लेते भी हैं। और यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। अब सोचो, ये जो A और P पॉइंट है पास पास में है, मतलब यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, मतलब पॉइंट A एंड क्या P जो लिखना है, बहुत क्लोजर टू ईच अदर। इसकी वजह से आप एक और बात लिख सकते हो, FP इज इक्वल टू FA। देखो इधर देखना, चमका है। यस सर। एक तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन, FC या CF किसके इक्वल है, CF किसके इक्वल है, FA। ठीक है, या ऐसा लिखो, FA किसके इक्वल है, CF के। समझ आ गया? और यहां देखो, यहां पर भी यही FA किसके इक्वल है, नहीं समझ आया? अरे मेरे भाई, ये वाला पॉइंट तो हमने जानबूझ के दूर दिखाया ताकि समझ आए, लेकिन ये तो बहुत पास है, यहाँ कहीं है। अगर यहाँ होगा और ये A वाला पॉइंट है, तो FE, ये सब समझ में सोचना तो पड़ेगा। अगर इसको बहुत पास ले लोगे, 2-4 मिनट, तो इसका मतलब FP इक्वल टू FA। कुछ समझ नहीं आया? इस जगह पे FA CF के इक्वल है और फिर दूसरे वाले सिचुएशन में भी FA, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। समझ आया? FA CF के इक्वल है और इस जगह पर भी FA FP के इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। समझ आया?
पक्का। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बस इतना लिखने के बाद आपने दो इक्वेशन लिखा और यहाँ आप दिखा रहे हो एफ सी एफ के इक्वल है और यहाँ आप क्या दिखा रहे हो, यही एफ एफ पी के इक्वल है। फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिख दिया आपने। अब क्या लिख सकते हो, इस क्या लिख सकते हो, सी एफ इक्वल टू एफ पी। इतना समझ आया? फिर से सुनो, ये वाला जो आपका क्या है, एफ ए है, ये वाला एफ ए किसके इक्वल है, एफ पी के इक्वल, और यही एफ ए सी एफ के इक्वल है। इसका मतलब सी एफ इक्वल टू एफ पी है। पक्का? अब सोचो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब इक्वल आ गया तो समझ आ गया, अब लिखने का तरीका है। वो वाला रिलेशन तो दिख रहा है मुझे, अब आप लोगों को दिख रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है, सोचो अब इसी बात को मैं वो वाला ला रहा हूं। इतना समझ आ गया ना? पहले नोट कर दो, फिर इसके आगे बात करेंगे। इसको 5 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता था, नहीं पढ़ाया जा सकता था। देखो हमने कितनी सारी बातें बताई। सुनो सुनो सुनो, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है। ये जो बात हमने बताई है, या तो इसको कम लो और ये वाला पॉइंट पास दो, तो या तो इसको पढ़ा फिर पॉइंट दो। ठीक है, कई जगहों पे फिजिक्स में यूज होगा, तो वो सारा बनाना है, तभी तो दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हमने क्या सिखाया था। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से। तो ये बस एक और बात लिखना है, बाकी तो आ जाएगा, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। बस लिखने का तरीका मुझे सिखाना है। हमने क्या किया, पैरेलल रेज लिया, फोकस से रेज क्रॉस करा दिया, फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल है। थोड़ा सा जो ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ रखा वो यूज किया आपने। फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। पहला आपका क्या है, ज्योमेट्री से। दूसरा हमने जो ये इक्वल लिखा हमने इसके हेल्प से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब इसके बाद यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, हमने इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में हमने इस वाले एंगल के इक्वल ये वाला एंगल हमने इक्वल दिखा दिया। अब इसका मतलब जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो CF या FC इक्वल टू क्या हो गया, FA, ये वाला। दूसरा हमने ये वाला कहां से लिखा है, सोचो यहाँ पर क्या लिखोगे, सोचो, मतलब समझ आया? यस सर। सोचने दिमाग से लिखना भाई। रीजन यहाँ क्या लिखोगे, सोचो मत लिख देना पेपर में। नहीं सर, पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। एक पैरेलल वर्ड भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 10th के बुक में नहीं दिया ये वाला वर्ड। लेकिन आप अब देखो, अब एक वर्ड सिर्फ हम पैरेलल बोलेंगे तो आपको कितनी सारी बातें समझ आ जाएगा। समझ आ गया? पैरेलल रेज का मतलब क्या है, पॉइंट ए एंड बी क्लोजर टू ईच अदर। यही देखना बुक में भी लिखा रहेगा। स्टार्टिंग में जब ये वाला इक्वल लिखेगा ना तो यहाँ पर किसी बात को लिखा रहेगा, ये जो है ना पॉइंट ए एंड बी क्लोजर टू ईच अदर, यही लिख के डायरेक्ट इसको इक्वल लिख देगा। समझ पा रहे हो? अब सोचो, अब यही एफ ए सी एफ के इक्वल हो गया और इस जगह पे यही एफ ए किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल। यहाँ पर क्या है, यही एफ ए इसके इक्वल है और यही एफ ए इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। हाँ, आ गया समझ में? अब देखो सीपी, सीपी इक्वल टू लिख सकते हो सीएफ प्लस एफपी। सही लिखते हैं? पक्का? हाँ, आ रहा नहीं इधर, दोनों बराबर है। हाँ, तो एक दूसरे के डबल लिख दो। अच्छा, किसके डबल लिखने से फायदा है, एफपी का डबल लिखने से फायदा है, क्योंकि एफपी फोकल लेंथ है। हाँ, तो उसको सीएफ के डबल लिखने से क्या फायदा है, समझ पा रहे हो? तो ये हो गया सीपी और सुनो सीएफ, सीएफ को क्या लिख दो, एफपी। क्यों लिखा हूं, और प्लस ये क्या हो गया, एफपी। यहाँ रीजन लिख दोगे, ये क्या लिखोगे, सीएफ इक्वल टू एफपी। समझ आ गया? एक दूसरे का डबल तो लिख सकते हो जब इक्वल है तो। चलो जी, गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद सीपी इक्वल टू 2एफपी बोलो, तो एफपी इक्वल टू क्या हो गया, सीपी अपॉन 2, और एफपी क्या है बोलो, एफपी क्या है, एफपी फोकल लेंथ। देखो दिख नहीं रहा है। और सीपी क्या है बोलो ना,
कर्वेचर। ये हो गया एफ और ये क्या हो गया आर। इसका मतलब एफ इक्वल्स टू आर बाई प्रूफ